अपना नया चैप्टर है, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। नया चैप्टर स्टार्ट करो। इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या होता है इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बच्चों? देखो, इलेक्ट्रिक करंट के बहुत सारे इफेक्ट होते हैं, जिनमें से कुछ होते हैं, एक होता है केमिकल इफेक्ट। बताते चलो, आपने और कोई इफेक्ट पढ़ा है? एक होता है हीटिंग इफेक्ट, और आप लोग बताओ। मैग्नेटिक इफेक्ट, और कोई होता है क्या? बोलो। और कोई होता है क्या? इस तीन में से बच्चों केमिकल इफेक्ट हम लोग कंप्लीट हो चुका है, ये आप 7th या 8th क्लास में पढ़े हो। 7th या 8th क्लास, जिसमें कि इलेक्ट्रोड, एनोड, कैथोड, इलेक्ट्रोलिसिस, ये सारी चीजें पढ़े थे क्या? बोलो। इलेक्ट्रोप्लेटिंग आपने पढ़ा होगा। बस एक बार इंट्रोड्यूस करा देता सारे टॉपिक से। इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो टॉपिक था, जिसमें कि एक एनोड होता था, एक कैथोड होता था, है ना, एक के ऊपर से एलिमेंट निकल करके दूसरे के ऊपर आ जाता था, रोल्ड गोल्ड उसी से बनता था। ये सारी चीजें केमिकल इफेक्ट की वजह से होती है। कोई आपसे पूछते कि केमिकल इफेक्ट का सबसे अच्छा एग्जांपल बताओ, आपको बताना होगा इलेक्ट्रोप्लेटिंग। गॉट इट? बाकी इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ना है तो केमिकल इफेक्ट के बारे में हमें नहीं पढ़ना, हमें पढ़ना है इन दोनों के बारे में, हीटिंग इफेक्ट एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। समझ में आया? हमें क्या पढ़ना है? हीटिंग इफेक्ट एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। सारे कंटेंट के बारे में एक करके पढ़ लेते हैं, इस पूरे चैप्टर। इसके मैंने कंटेंट बताए, यस और नो? ये चैप्टर आज ही शुरू हो रहा है ना? हाँ, मतलब मैंने इसके कंटेंट नहीं बताए होंगे, तो इसके कंटेंट लिखो एक एक करके। इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हमेशा चैप्टर स्टार्ट होता है तो मैं इसका कंटेंट आपको बताता हूँ, हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो यही पढ़ना है, फर्स्ट टॉपिक है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। सेकेंड, हीटिंग इफेक्ट से पहले पावर समझाया गया है, ठीक है ना। चलो एक मान के चलो कि टॉपिक है पावर। थर्ड, इसके बाद आएगा मैग्नेटिक इफेक्ट। मैग्नेटिक मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट में पूरा का पूरा कंटेंट पढ़ना है हमें,
है ना। तो मैग्नेटिक इफेक्ट में सबसे पहला जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, आई थिंक वही है, हेनरी ऑर्स्टेड है ना, हेंस क्रिस्टियन ऑर्स्टेड के बारे में। तो मैं एक्सप्लेन करूंगा कि ये ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट क्या होता है। बेटा आप लोग मैसेज करते चलो, यस नो वेरी गुड कुछ भी लिखते चलो। यहाँ पहले हम पढ़ेंगे ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट, ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट से होता क्या है थोड़ा सा समझाते भी चल रहा हूँ। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट भी ये होता है कि जब किसी कंडक्टर से करंट पास होता है ना तो वो कंडक्टर गर्म हो जाता है, उससे हीट प्रोड्यूस होता है, उसकी ओवरऑल स्टडी कहलाती है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। इसके एक नहीं से कई एग्जाम्पल आपके आसपास में मौजूद हैं। कोई भी आप डिवाइस, इलेक्ट्रिक डिवाइस यूज करते होंगे ना तो आप देखते हो कि वो गर्म हो जाता है, पंखा चलता है गर्म हो जाता है, ठीक है। कुछ भी हीटर चलता है वो गर्म हो जाता है, इलेक्ट्रिक आयरन चलता है गर्म हो जाता है, गीजर चलता है गर्म होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी डिवाइस जिससे करंट पास होता है वो हीट प्रोड्यूस करता है, इसे कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, राइट। एक पावर टॉपिक है, ये अलग से बस इसमें डाल दिया है क्योंकि इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स है, अदरवाइज पावर आप पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ठीक है। रेट ऑफ डूइंग वर्क में यहाँ पर बस हीट अपॉन टाइम से पावर कैलकुलेट होगा और बाकी कुछ भी नया नहीं है। तो पावर के बारे में वैसे भी हम नहीं पढ़ने वाले हैं, पहले मैं डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर में पावर के बारे में बहुत डिटेल्स में बता चुका हूँ। इम्पॉर्टेंट है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में ये बताया गया था कि अगर किसी कंडक्टर से करंट पास होता है तो उस कंडक्टर के चारों तरफ, उसके अराउंड मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो जाता है। क्या प्रोड्यूस हो जाता है? मैग्नेटिज्म। ओके, इस करंट, इस इफेक्ट को हम कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। गॉट इट? समझ में आया सबको? बोलो, मैसेज करो बच्चों। समझ में आया? ठीक है। नाउ, तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का कॉन्सेप्ट सबसे पहले किसने दिया? वो दिया था हेंस क्रिस्टियन ऑर्स्टेड ने, है ना। तो ऑर्स्टेड जी को कैसे पता चला कि अगर किसी कंडक्टर से करंट पास होता है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है? ये कैसे पता चला, है ना। आप लोग को पहले भी मैं ये पढ़ा चुका हूँ टॉपिक डिफरेंट क्लासेस में, है ना, कि ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट क्या था। ठीक है, फिर से मैं एक बार पढ़ाऊंगा ये। वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। ओके, तो ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट क्या था इसको और हम डिटेल्स में देखेंगे। तो फाइनली ऑर्स्टेड ने ये किया था कि जब कंडक्टर से करंट पास होती है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हुआ है, उसके लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। हम उस एक्सपेरिमेंट को देखेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ था कि ऑर्स्टेड ने यह भी बताया था कि जो अगर कंडक्टर का शेप अलग अलग है ना, उसमें मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग प्रोड्यूस होता है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड कैसा प्रोड्यूस होगा वो इस पे डिपेंड करेगा कि हम किस तरह का कंडक्टर यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से हम तीन टाइप के कंडक्टर के बारे में यहाँ पढ़ेंगे, ठीक है। हम ऐसा पढ़ेंगे कि अगर हमारे पास जो कंडक्टर है वो स्ट्रेट है, तो स्ट्रेट कंडक्टर से अगर करंट पास हो रहा है तो उसके चारों तरफ कैसा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। फिर एक ऐसा भी है कि अगर एक सर्कुलर कंडक्टर है तो सर्कुलर कंडक्टर से अगर करंट पास हो रहा है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिज्म कैसा प्रोड्यूस होगा।
और एक आता है कि अगर कंडक्टर सोलेनॉइड फॉर्म में है, सोलेनॉइड मतलब स्प्रिंग जैसे शेप में है, ठीक है, तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड कैसा प्रोड्यूस होगा। गॉट इट, गॉट इट। तो इसमें सबसे जो पहला टॉपिक आएगा वो आएगा इसके अंदर, ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट के बाद आता है वो, है ना, मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे एरो देख लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर, ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर, सही है, कंडक्टर कैसा हो, स्ट्रेट हो। इसके बाद जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे तो इसमें देखो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर, एंड स्ट्रेट कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड कैसा प्रोड्यूस होगा, वहां मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को कैलकुलेट करने के लिए हम एक रूल पढ़ते हैं जिसे कहते हैं राइट हैंड थंब रूल। इसी के अंदर आएगा क्या, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल से हम कैलकुलेट करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। नाउ अगला आएगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कंडक्टर, कैसा, सर्कुलर कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर, ड्यू टू सर्कुलर कंडक्टर, ठीक है। इसमें भी अगर कंडक्टर कैसा सर्कुलर हो तो उससे अगर करंट पास हो रहा है तो वहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। वहां पर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को कैलकुलेट करने के लिए हम यही वाला रूल यूज करते हैं, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। और थर्ड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू ड्यू टू सोलेनॉइड। सारे कंटेंट लिखते चलना। नेक्स्ट अगला टॉपिक हम क्या पढ़ने वाले हैं, यस, फोर्स एक्टिंग ऑन, हेडिंग लिख लो, current carrying conductor, force acting on current carrying conductor placed in magnetic field, placed in magnetic field। कंटेंट थोड़ा सा बड़ा है, चैप्टर थोड़ा सा है बड़ा। देखो एक बार क्या होता है, फील्ड है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग कंडक्टर को रखा गया जब, तो उसके ऊपर एक फोर्स लग रहा था, ठीक है। तो हम उस फोर्स के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर वो फोर्स क्यों लग रहा था, कैसे लग रहा था, उसका डायरेक्शन क्या था, ये सब कुछ। ओके, मान के चलो कि आप जिस कमरे में बैठे हो उस कमरे में एयर है, एयर की जगह पे मान के चलो कि कमरे में मैग्नेटिक फील्ड है, और उस मैग्नेटिक फील्ड में एक कंडक्टर रखा गया है जिससे करंट पास हो रहा है, ठीक है, यानी करंट कैरिंग कंडक्टर रखा गया। तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि उसके ऊपर एक फोर्स लगता है, फोर्स लगने से कंडक्टर मूव कर जाता है, एक जगह से दूसरी जगह वो मूवमेंट होने लगती है उसमें, है ना, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में। तो आखिर उस करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर कौन सा फोर्स लगा, उस फोर्स को हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब फोर्स तो हम कैलकुलेट करेंगे, उस फोर्स का कुछ डायरेक्शन भी होगा, क्योंकि हम जानते हैं फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसका मतलब उस फोर्स का कोई ना कोई डायरेक्शन भी होगा। तो उसके डायरेक्शन को निकालने के लिए हम यूज करेंगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। क्या करेंगे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है
इसके बाद आएगा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? सबके बारे में थोड़ा सा बताते भी चल रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद आएगा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के बाद आता है इलेक्ट्रिक मोटर। अब मैं बताऊंगा कि इलेक्ट्रिक मोटर यहाँ पर क्यों आया। इलेक्ट्रिक मोटर, देखो बच्चों आपको ये बताया गया कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है उसके ऊपर एक फोर्स लगता है। तो इसी प्रिंसिपल का यूज करके इलेक्ट्रिक मोटर का डिस्कवर हुआ। आई बात समझ में? इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर भी ऐसा ही होता है, उसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड होता है और उसके अंदर करंट कैरिंग कंडक्टर होता है। ठीक है, इसी वजह से उसके ऊपर एक फोर्स लगता है जिस वजह से मोटर जो है उसके अंदर का जो रोटर होता है वो बार बार घूमता है। आई बात समझ में? बोलो बच्चों। मैं आपको समझाऊंगा इलेक्ट्रिक मोटर क्या होता है। इसके बाद एक नया टॉपिक आ जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये हो गया, कॉपी हो गया ये सबका? मैसेज करो डन अगर कॉपी हो जाए तो। गुड। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ईएमआई। शॉर्ट में बोलते हैं इसे ईएमआई। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है बच्चों? देखो, ऑर्स्टेड ने क्या स्टेटमेंट दिया था? ऑर्स्टेड ने स्टेटमेंट दिया था कि अगर कोई कंडक्टर से करंट पास होता है तो वो अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर देता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, उसके बाद ऑर्स्टेड के बाद एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था माइकल फेराडे। नाम सुने होंगे, है ना? सुने हो नाम? माइकल फेराडे ने कहा कि इसका मतलब है कि किसी कंडक्टर से अगर करंट पास होता है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है। इसका मतलब करंट और मैग्नेटिज्म का कुछ लेना देना है। बिल्कुल। फिर उन्होंने सोचा कि क्या इसका रिवर्स पॉसिबल है, मतलब यहाँ पे करंट से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, क्या हम मैग्नेटिक फील्ड से करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं? ये, इसके लिए एक्सपेरिमेंट किसने किया? माइकल फैराडे ने। ठीक है, और फिर वो एक्सपेरिमेंट किए, बहुत सारी चीजें बताए, उसके बाद एक कंक्लूजन पे पहुंचे और फाइनली उन्होंने एक लॉ दिया। ठीक है, जिसे कहते हैं आगे चल के फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। पहले देखते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है। ठीक है, सारी चीजें देखेंगे एक एक करके। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ने के बाद इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है गैल्वेनोमीटर और एक इलेक्ट्रिक जनरेटर। इसके बाद हम एक डिवाइस पढ़ेंगे गैल्वेनो, वो इसी पे बेस्ड है ना? गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर और एक और क्या है? इलेक्ट्रिक जनरेटर।
इलेक्ट्रिक जनरेटर पढ़ने के बाद ये लास्ट टॉपिक था शायद, तो फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन ये तो बता ही दिया। अच्छा, उसके पहले एक और लॉ था, वो थोड़ा सा मिस कर गए हम लोग। गैल्वेनोमीटर था। जनरेटर से पहले, जनरेटर में एक बार स्किप कर दूंगा क्योंकि इसके पहले चीज और जानना जरूरी है। इसके बाद हम पढ़ेंगे गैल्वेनोमीटर के बाद फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। उस वक्त था ना फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, हाँ या ना? फ्लेमिंग्स फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के बाद आता है जनरेटर। इसके बाद एक टॉपिक है एसी एंड डीसी। ठीक है ना, बस एसी और डीसी एक टॉपिक याद रखना। एसी एंड डीसी, ऑल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट। नाउ चलो एक एक करके टॉपिक सारे स्टार्ट करते हैं। कंटेंट क्या क्या पढ़ना है वो तो आपको पता चल गया। चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है बट रेगुलर करेंगे तो हो जाएगा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट। डिटेल्स में हम पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। देखो हीटिंग इफेक्ट क्या क्या होता है। जब भी किसी कंडक्टर से करंट पास होता है तो अपने आप उसमें हीट प्रोड्यूस होता है। हीट प्रोड्यूस क्यों होता है इसकी वजह जानते हैं। हम सब जानते हैं कि जब कंडक्टर से करंट पास हो रहा था उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होता है। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे के मोशन को क्या कर देता है, रिस्ट्रिक्ट करता है। रिस्ट्रिक्ट करने के लिए दोनों के बीच में कॉलिजन होता है। कॉलिजन से क्या प्रोड्यूस होता है, हीट। और एक देखो हम सब जानते हैं कि पावर का जो फॉर्मूला होता है, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क पढ़े हो ना, वर्क अपॉन टाइम। एंड वी नो दैट वर्क इज इक्विवेलेंट टू एनर्जी, एनर्जी इज इक्विवेलेंट टू हीट एनर्जी।
सो हीट एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा? हम हीट ही तो कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, है ना? कि किसी भी कंडक्टर जब कुछ सर्टेन अमाउंट में अगर करंट पास करेगा, ठीक है, तो उसमें कितना हीट प्रोड्यूस होगा। पहले हीट कैलकुलेट करने का हम तरीका देखेंगे, तो उसके लिए हीट इक्वल टू देखो फॉर्मूला क्या हो जाएगा। हीट इक्वल टू पावर इंटू टाइम। याद रहेगा ये? पावर की यूनिट क्या होती है पता है? किलो किलो वाट, या फिर होता है मेगा वाट। अदर यूनिट जो होती है पावर की, वो होती है एचपी, हॉर्स पावर, हाँ या ना? 1 HP को तो कितने वाट होते हैं? याद रहेगा सबको ये? 9। इसी से रिलेटेड कुछ और फार्मूला क्रिएट किया गया है, हम सारी फार्मूले देखते हैं हम लोग। कुछ फार्मूला हम लोग और क्रिएट कर रहे हैं पावर का। पावर का कुछ फार्मूला देख करके, अगर पावर का फार्मूला देखा जाए तो पावर का फार्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम। वर्क अपॉन टाइम्स तो क्या हो जाएगा? या फिर ऐसा करो, हम सब जानते हैं फॉर्मूला कि V इक्वल टू होता था W/Q, होता था क्या? W इक्वल टू हम रखेंगे QV/T। Q क्या होता है, पढ़े हो क्या आप लोग बच्चों? VI पढ़े हो? बोलो। चेंज, चार्ज, सॉरी, चार्ज, हाँ। सो पावर का फॉर्मूला हो गया VI। अब देखो मैं कितने सारे से फॉर्मूले क्रिएट करता हूँ, ठीक है? एक तो पावर इक्वल टू VI। नाउ V इक्वल टू IR हम सब जानते हैं, तो P इक्वल टू कितना हो जाएगा? देखो IR इंटू आई, इट मीन्स P इक्वल टू कितना हो गया? I² इंटू R। ठीक है, हम एक और फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। एक तो हुआ P इक्वल टू VI, एक हुआ I² R। अगर हम यहाँ पे V की जगह पे IR न रख करके I की जगह पे V/R रखते तो क्या होता? है ना, इसी में I इक्वल क्या रखते? V/R। तो P का फॉर्मूला क्या हो जाता? P इक्वल टू हो जाता V² बाई R। हाँ या ना? बोलो।
सारे लोग मैसेज करेंगे, होगा कि नहीं होगा। नाउ तो इसी तरीके से अगर हम इसमें टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? हीट, इट मीन्स फॉर्मूला क्या क्या हो जाएगा देखो। हीट इज इक्वल टू पी टी, टी को वी आई, इसे फॉर्मूला बन गया वी आई टी। एक फॉर्मूला मिला हमें, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? एक और फॉर्मूला क्या हो जाएगा? याद रहेगा तीनों फॉर्मूला? हो जाएगा। तो यहाँ ये जो फॉर्मूला मिलता है ना, ये एच इक्वल टू सिंस एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी को क्या कहते हैं? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ठीक है बच्चों, बताओ जल्दी। अच्छे से दिमाग में सेट हो गया ये फॉर्मूला? ठीक है, इस पे बेस्ड हम बहुत सारे न्यूमेरिकल करेंगे, 3-4 न्यूमेरिकल करेंगे जो अपने बुक में दिया हुआ है, काफी होगा वो। ठीक है, एक तो यहाँ पे गिवन ही है, देखते हैं। ठीक है, ठीक है, चलो। ठीक है, इसके बाद इसके नीचे एक न्यूमेरिकल था, वेट मिल जाता है। इसके बाद और कुछ चीजें बताऊंगा इस पे। ये देखो, एक क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, ये वाला देखो, एग्जाम्पल नंबर 2 दिख रहा है क्या? इसको सॉल्व करो तो एग्जाम्पल 2, 1 मत करो अभी, 2 करो।
बन जाए तो आंसर बताओ जल्दी, कोई बुक में नहीं देखेगा आंसर। जल्दी जल्दी करो। 60 वोल्ट। बाकी के बच्चे क्या कर रहे हैं? चलो 60 सबका आ गया, मतलब सही ही होगा। बिल्कुल सही। फर्स्ट न्यूमेरिकल भी करो। हुआ बच्चों? डबल फोर डबल जीरो। ठीक है, तो यही है बच्चों, वेरी गुड हर्षवर्धन। ठीक है, फिर हम लोग आगे मिलते हैं, फिर अगली क्लास में इसके आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल 2 बजे से अपनी क्लास होगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।